हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी उत्तराखंड के अबाउट जो सामान्य अध्ययन आ रहा है उसमें जैव विविधता दी है, जो बायोडायवर्सिटी, उसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, आपको इसको मस्तिष्क में रखना है, और 7 वन्यजीव विहार हैं, और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, और 2 विश्व धरोहर हैं, और 1 रामसर क्षेत्र साइट है। ओके दोस्तों, तो हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे विशेष क्षेत्र जहां सभी प्रकार के जीवों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। ठीक है, कि मानव आसानी से कोई गतिविधि नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ हम जीव और वनस्पति को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, आप बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में इन सीटू संरक्षण विधि से किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा टॉपिक है आज जैव विविधता, तो उसमें इन सीटू संरक्षण विधि से ही क्या किया जाता है, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, मूल निवासों को संरक्षित किया जाता है। आगे देखो, उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क हैं का कुल क्षेत्रफल 5006.76 वर्ग मीटर है, और जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। ओके, कीप इन माइंड 9.36%। ओके, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, उसका 9.36% क्या है, हमारे नेशनल पार्क हैं। इस डेटा को याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, हम सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो नेशनल पार्क बना उत्तराखंड में, ओके, वो था हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, कार्बेट नेशनल पार्क एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है यानी उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। तो पहले ये जब 1936 की बात थी, उस टाइम इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ओके, अब दोस्तों देखो, भारत स्वतंत्रता के बाद जब वो इंडिपेंडेंट हो गया था भारत, इस नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या रख दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। ओके, और 1957 ईस्वी में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पे से फिर इसका नया नाम बना कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके दोस्तों, इसका नया ये याद रखना है कि पहले रामगंगा था, उसके बाद क्या हुआ, इसके स्वतंत्रता के बाद ये रामगंगा बना, उसके बाद ये 1957 में फिर ये जिम कॉर्बेट के नाम पे आया। ओके, ये डेटा याद रखना है। कॉर्बेट नेशनल उद्यान का क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो राज्य के 2 जिलों, अब देखो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें 2 जिले आते हैं। ठीक है, एक पौड़ी आता है और नैनीताल आता है। पौड़ी का 312 किलोमीटर है, और जबकि नैनीताल का कितना है, 208, यानी पौड़ी एरिया ज़्यादा होता है कॉर्बेट में। ठीक है, ये याद रखना है कि पौड़ी और नैनीताल दोनों आते हैं। ठीक है, 2 जिलों में बसा हुआ है राष्ट्रीय नेशनल पार्क कॉर्बेट वाला। ठीक है, और इसका प्रवेश द्वार नैनीताल के ढिकाला में है। तो आप नैनीताल यानी आप रामनगर के पास जाएंगे तो रामनगर से आगे गड़िया के रूट में, तो आपको वहाँ पर ढिकाला में इसका प्रवेश द्वार मिल जाएगा। रामनगर से आपको टिकट लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन भी आप इसकी टिकट ले सकते हैं, और आसानी से ढिकाला से होते हुए आप कॉर्बेट घूम सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून कॉर्बेट वाटरफॉल और पश्चिम रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, तो कॉर्बेट फॉल भी है जो कालाढूंगी के पास है, कॉर्बेट फॉल, और वहीं कॉर्बेट का म्यूजियम भी है। ओके, तो कॉर्बेट जो भी जिम कॉर्बेट थे उन्होंने अपनी जो भी चीज़ें थी उनकी वहाँ म्यूजियम के तौर पे रखी गई है कॉर्बेट यानी कालाढूंगी में। ओके, यस, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 ईस्वी को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो यहाँ इसको पहले 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व, यानी टाइगर रिजर्व का मतलब होता है कि यहाँ टाइगर क्या किए, संरक्षित किया जाए और टाइगरों की संख्या बढ़ाई जाए। ओके, तो ये डेटा याद रखना है, 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर तक दायरे को अप्रैल 2012 में साइलेंस जोन घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आता है बार बार कि नेशनल पार्क के चारों ओर कितने दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया, तो 500 मीटर तक के दायरे को,
ठीक है। जो नेशनल पार्क है उसके 500 मीटर तक के दायरे को क्या घोषित किया गया, साइलेंस जोन घोषित किया। कब किया गया, अप्रैल 2012 में। ओके, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं कि कब किया गया, अप्रैल 2012 में, बट कितने मीटर तक किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंस जोन। ओके, बात करते हैं दोस्तों 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इस फोर्स में 118 सदस्य थे। ओके, तो 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, यानी टाइगर को, क्योंकि टाइगर उस टाइम कॉर्बेट में क्या कहें या पूरी इंडिया में कहें, ठीक है, बात करें तो संख्या कम हो रही थी उत्तराखंड में। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया, एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया जिसमें 118 सदस्य थे। राज्य के उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो फेमस है, चर्चित है, वो कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जबकि जो हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल तो बड़ा है, ठीक है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका बड़ा है, गंगोत्री नेशनल पार्क का, लेकिन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ज्यादा फेमस और चर्चित है और ज्यादा टूरिस्ट भी वहीं आते हैं। उसके बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी में आते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे राजाजी है और फिर कहाँ आते हैं, फूलों की घाटी में। ओके, आगे बात करते हैं कोविड-19 खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। तो पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर भी कहाँ बनाया गया, जिम कॉर्बेट में बनाया गया 2020 में। ओके, कोविड की वजह से, तो ये भी याद रखना है कि पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया, कि अगर किसी एनिमल को कोविड हो जाता था तो उसको कहाँ रखा जाता था, जिम कॉर्बेट में रखा जाता था। ओके, क्वारंटाइन। ओके, आगे देखो दोस्तों, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क था जहां महिलाओं को गाइड के तौर पर रखा गया वो था हमारा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ओके, अब बात करते हैं दूसरे नंबर का, जो इसको दूसरे नंबर पे इसलिए लगा है क्योंकि क्षेत्र मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी, और जबकि कॉर्बेट की कब हुई थी, 1936 में। सबसे पुराना कॉर्बेट है 1936। उसके बाद कौन आएगा, ये आएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 ईस्वी में उत्तरकाशी जनपद में की गई। इस पार्क का क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा किया जाता है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण स्वतंत्रता जो सेनानी थे गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हर की दून घाटी, रुइंसियारा झील है और ओस्का तालुका में वन विश्राम गृह बने हुए हैं। तो हर की दून घाटी भी यही है, रुइंसियारा झील भी यही है, ओस्का और तालुका वन विश्राम गृह भी कहाँ है, गोविंद नेशनल पार्क में है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों नंबर तीसरा, जो कब खोजा गया, 1982 में। ओके, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना चमोली जिले में 6 नवंबर 1982 ईस्वी को हुई थी। इनका प्राचीन नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। तो याद रखना है, ये याद आएगा पेपर में, ठीक है, या भी पढ़ना है, ध्यान से इसको हाईलाइट कर लो जल्दी से। अगर आपके पास नोटबुक है तो उसको लिख लो कि नंदा देवी का जो पुराना नाम था वो क्या था, संजय गांधी नेशनल पार्क था। क्या था, संजय गांधी नेशनल पार्क। रिपीट विद मी, संजय गांधी नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय जोशीमठ में है। और नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कौन फैक्ट, कि नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान था उसमें आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, डब्लू गार्डन था। क्या था, डब्लू गार्डन 1883 में आया था। ओके, कब आया था, डब्लू गार्डन, कीप इन माइंड डब्लू गार्डन। ओके, अब बात करते हैं चौथे नंबर पे है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो खोज की गई थी वो सेम जैसे नंदा देवी की थी 82 में, वैसे ही फूलों की घाटी की भी 82 में की गई है। ठीक है, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में नंदन कानन, ओके, एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में अलका कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा जाता है। तो स्कंद पुराण के केदारखंड में उसको कहते हैं नंदन कानन, और महाकवि कालिदास ने मेघदूत में अपनी जो बुक है उनकी मेघदूत, उसमें फूलों की घाटी का क्या नाम रखा है, अलका रखा है। क्या रखा है, अलका।
फूलों की घाटी चमोली जिले में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके मध्य पुष्पावती नदी बहती है। बहुत महत्वपूर्ण है, फूलों की घाटी के नजदीक कौन सी नदी बहती है, आता है पुष्पावती। ऐसे भी याद रखना, फूलों की घाटी में बहुत सारे पुष्प हैं, इसलिए उसके बगल में कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती नदी बहती है। ओके, फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, जो सबसे कम है। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो फूलों की घाटी सबसे छोटी है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी है। और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, वो है गंगोत्री। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 में तो उसको नेशनल पार्क बनाया गया, बट 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे क्या बोल दिया, इसे हेरिटेज बना दिया, विश्व धरोहर बना दिया। ओके, इस घाटी में फूल खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर तक होता है, जुलाई से अक्टूबर तक फूल खिलते हैं। फूलों की घाटी की खोज 1931 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ ने की, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में बताया। ठीक है, तो ये भी बार बार पूछा जाता है कि वहाँ किसने खोजा था क्या फूलों की घाटी, तो फ्रैंक एस स्माइथ ने। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की और अपने साथ फूल पुष्पों के लगभग 250 किस्म के बीज ले गए थे। ठीक है, पहले वहां आए और वहां से कितने ले गए, 250 किस्म के अलग अलग फूलों के बीज ले गए। और उन्होंने जो फूलों की घाटी की तुलना किससे की, अपनी बुक में आयरलैंड फूल, और उनकी बुक का नाम क्या था, द वैली ऑफ फ्लावर। गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंक स्माइथ का साथी होल्ड्सबर्थ था, यह भी याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है बट फिर भी। ओके, होल्ड्सबर्थ कौन था, उनके फ्रेंड थे, साथी थे, जो गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर गए थे। 1939 ईस्वी में फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए वनस्पति वैज्ञानिक मार्गरेट लेन इस घाटी में आई और एक दिन चट्टान से पैर फिसलने से यहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1938 में मार्गरेट लेन यहाँ आई थी, जो वनस्पति वैज्ञानिक थी। ओके, बट उनकी चट्टान में पैर फिसलने से मृत्यु हो गई थी। फूलों की घाटी को बैकुंठ, देखो फूलों की घाटी का ये उपनाम है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। बैकुंठ कहा जाता है, भ्यूडार कहा जाता है, भ्यूडार, गंधमादन कहा जाता है, पुष्पावली कहा जाता है, फ्रैंक स्माइथ घाटी नाम दिया जाता है। फ्रैंक स्माइथ घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले फ्रैंक स्माइथ ने ही बताया कि वहाँ फूलों की घाटी है, और उसकी जो तुलना की आयरलैंड से की थी, क्या याद रखना है। ठीक है, आयरलैंड से। अब बात करते हैं लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस। अमेला या नट ग्रास पालीगोनम नामक खरपतवार का विस्तार लगातार घाटी में होने से घाटी का विनाशक सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ जो चमोली में जो फूलों की घाटी है, वहाँ एक खरपतवार हो रहा है, उसका नाम क्या है, अमेला है या नट ग्रास, अमेला या नट ग्रास, या उसको पॉलीगोनम भी कहा जाता है, जिससे क्या हो रहा है ना, फूलों की घाटी का क्या हो रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और वो अमेला हो जा रहा है। अमेला होने से जो फूल हो रहे हैं वो कंप्लीट पनप नहीं पा रहे हैं, जिससे फूलों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ये थोड़ा सा विनाशक है अमेला। कौन, अमेला, याद रखना है, अमेला। अब पहुंचते हैं दोस्तों 5th नंबर के हमारे नेशनल पार्क पे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1935 ईस्वी में देहरादून में हुई। ये प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र भी है। ओके, हरिद्वार में राजाजी विहार की स्थापना 1948 ईस्वी और पौड़ी में चीला वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई। और 1983 ईस्वी में मोतीचूर, चीला एवं राजाजी विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। तो किसको किसको मिलाया गया, एक बिहार को, मोतीचूर को, चीला को, राजाजी को मिला के एक राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, यस। आगे बात करते हैं। तो ये डेटा याद रखना है कि कौन कौन से वन्य जीव विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है।
तो तीनों को मिला के बनाया गया। कौन कौन से? मोतीचूर, चीला और राजाजी को, वन्य जीव विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किमी है, जो 3 जनपदों देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो कितने जिलों में फैला हुआ है? तो देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, तो 3 जिलों में फैला है, जो सबसे ज्यादा है। ओके, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, और जबकि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में फैला है, पौड़ी और नैनीताल, और सभी एक एक जिले में फैले हुए हैं। कीप इन माइंड, ठीक है। तो ये राजाजी वाला याद रखना है और दूसरा कॉर्बेट याद रखना है। कॉर्बेट 2 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल, और जबकि राजाजी 3 जिलों में, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजन गोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया है। ओके, तो उनके नाम पर रखा गया। अप्रैल 2015 में राजाजी देश का 48वां एवं राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो जो राज्य का यानी उत्तराखंड का दूसरा, क्योंकि पहला कौन था? कॉर्बेट था, जो टाइगर रिजर्व था। उसके बाद किसको बनाया गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया गया, लेकिन पूरे देश का 48वां था, और जबकि उत्तराखंड का दूसरा नंबर का था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट जो हमारा राष्ट्रीय यानी उद्यान है वो है गंगोत्री। ओके, गंगोत्री सबसे लास्ट में इसलिए हम बातें कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट में खोजा गया, लेकिन इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है दोस्तों, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, और ये सिर्फ एक ही जिले में फैला हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 ईस्वी को उत्तरकाशी जिले में हुई। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल बहुत बार पूछता है वो कि किसका कितना है करके, तो ये डेटा भी आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल कितना है, 2390 वर्ग किमी है। तो आजकल के क्वेश्चन पेपर में ऐसा होने लग गया ना, उसके क्षेत्रफल का एरिया भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये डेटा भी याद रखना है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगी भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया। ठीक है, और नोट देखिएगा लास्ट में, गोविंद विहार एवं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा के लिए 7 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी तौर पर देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन किया गया। कहाँ गोविंद विहार और गंगोत्री में। ठीक है, गोविंद विहार और गंगोत्री में ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए 7 अप्रैल 2017 से देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम प्रतीक का उद्घाटन किया गया कि ऑनलाइन लोग क्या कर सकें, उसको बुक कर सकें। ओके, नाम क्या रखा? पथिक याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो आज हमने बात की उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में जो जैव विविधता है दोस्तों, और जैव विविधता में राष्ट्रीय उद्यान ना आए ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जरूर आते हैं। ओके, तो आज हमने सारे राष्ट्रीय उद्यान यानी 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूरी जानकारी ली, और आप इसको नोट बना लीजिए, और अगर आपके पास बुक्स हैं उत्तराखंड की तो उसमें हाईलाइट कीजिए, और अगर कोई डेटा वहाँ पर नहीं है तो उसे स्टिकी नोट से वहाँ पर चिपका लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिएगा। ओके, और वन मोर थिंग, अगर आप वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि एलटी की इस रेस में, एलटी की इस प्रिपरेशन में हम आपके साथ हर समय, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक हैं दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।